Hello students, today's topic is basic terms of accounting. Chapter number 2, basic accounting terms. Clear? Chapter number 2, class 11th. और ये हमारा 7th टॉपिक है रिसिप्ट्स. व्हाट इज़ रिसिप्ट्स? रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? मिलना, कुछ ना कुछ मिलेगा. रिसिप्ट मतलब रिसीव्ड, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, है ना. देखो कह रहा है रिसिप्ट्स इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. या तो वो रिसीव्ड हो गई हैं या रिसीव्ड होने वाली हैं फॉर सेलिंग एसेट्स, या आपने कोई एसेट सेल की है, गुड सेल की है और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं. तो रिसीव्ड्स इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज. इट हैज़ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सेकंड इज रेवेन्यू रिसिप्ट. फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकंड इज रेवेन्यू. कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टाइम, मतलब आप डेली बेसिस पर नहीं करते. मान लो आपने बिजनेस सेटअप किया और आपने क्या लिया, एक बिल्डिंग लगाई और प्लांट लगाया, फर्नीचर. कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स लगाई आपने. ये क्या है? फिक्स्ड एसेट्स. ये सारी फिक्स एसेट्स हैं जो आप बेटा डेली सेल नहीं कर सकते. आपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए बिल्डिंग यूज़ की, प्लांट लगाया, फर्नीचर लाए आप, या फिर मशीनरी. ये बिज़नेस को सेटअप करने के लिए आपने ये सारी चीज़ें बिजनेस में लगाई. अगर आप किसी भी, ये सारी फिक्स एसेट हैं, इनको सेल करते हो और इनकम होती है आपको, क्या होती है? इनकम या रिसिप्ट्स. दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स. मतलब जब आप फिक्स एसेट को सेल करते हो और इनकम जनरेट होती है, इनकम रिसीव्ड करते हो या कुछ रिसिप्ट करते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है. सेकंड, अगर आप गुड्स क्या होती हैं बेटा? हमारी, जिनकी वजह से हम बिजनेस को चलाते हैं. फिक्स एसेट्स में मान लो मशीनरी के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा, जिसका मैं डेली बेसिस पर सेल या परचेज़ करूँगी. ये डेली बेसिस पर नहीं होती ना, ये तो बहुत सालों में आप एक बिल्डिंग परचेज़ करोगे, प्लांट. लेकिन गुड्स को सेल या परचेज़ आप डेली बेसिस पे करते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का मोबाइल की शॉप है तो उसकी बिल्डिंग जो होगी, जिस बिल्डिंग में वो रहता है, वो तो उसकी फ़िक्स एसेट होगा. क्या होगी वो? उसकी फ़िक्स एसेट्स. लेकिन मोबाइल क्योंकि वो डेली सेल या परचेज करेगा, दिस इज़ रिवेन्यू रिसिप्ट. मतलब अगर वो मोबाइल, मतलब उसकी गुड्स हो गई, गुड्स से क्या करेगा? सेल करेगा. सेल से उसे क्या मिलेगा? रिसिप्ट्स, कुछ ना कुछ मिलेगा ना, इनकम. तो दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स. अगर गुड्स को सेल या परचेज करते हो, परचेज नहीं कर सकते क्योंकि रिसिप्ट्स की बात हो रही है, गुड्स को सेल करते हो और इनकम मिलती है, दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट्स. क्लियर हो गया? जो आप डेली बेसिस पर करते हो, डेली बेसिस पर. क्लियर हो गया होगा बेटा? और ये क्योंकि आप बाय चांस ही सेल करोगे, बिल्डिंग आप सेल नहीं कर, क्योंकि अगर मोबाइल की शॉप खरीदी है, मोबाइल ही तो रोज़ सेल या परचेज करोगे. सेल, परचेज, रीसेल. लेकिन बिल्डिंग थोड़ी ना, बिल्डिंग तो आपने सिर्फ वो रेंट पे लिए या खरीदी है बिजनेस करने के लिए. तो जो हमारी फिक्स एसेट होती हैं वो बिजनेस के सेटअप के लिए परचेज करते हो आप.
ठीक है, बाय चांस ऐसा होता है उसे सेल करनी पड़ जाती है। मान लो मशीनरी बाय चांस आपको सेल करनी पड़ जाती है, उससे जो आपकी अर्निंग होती है, दिस इज़ कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जो गुड्स हैं, मान लो मोबाइल वाला मोबाइल के लिए गुड्स हैं, फर्नीचर वाले की शॉप है तो फर्नीचर उसके लिए। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर उसकी क्या है, गुड्स। अगर फर्नीचर को सेल या परचेज करता है तो वो क्या आएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। मोबाइल वाला मोबाइल को सेल या परचेज करता है तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स। लेकिन अगर वो बाय चांस बिल्डिंग को ही सेल कर देता है तो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर हो गया, रिसिप्ट्स क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही चीज़ है, मतलब लगभग मीनिंग उनका सेम ही है, ठीक है, बस कंडीशन थोड़ी चेंज है। कह रहा है एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट जो स्पेंड होती है फॉर एक्वायरिंग एसेट, कि मैंने कोई एसेट परचेज करी है या फिर कोई गुड्स या कोई सर्विसेज ली हैं, उनके बदले में जो मुझे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो मैं स्पेंड कर रही हूँ, वही मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। ये 3 टाइप का होता है, सेम वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं किसी बिल्डिंग को परचेज करती हूँ, क्या करती हूँ, बिल्डिंग को, ठीक है, या फिर प्लांट को या फिर मशीनरी को, इनके लिए कोई खर्चा कर रही हूँ, ये तो मेरी क्या है, बिल्डिंग, जिस पे मैं बिजनेस करूँगी, गुड्स और सर्विसेज को सेल करूँगी जहाँ पर, इस पर अगर कोई मैं कुछ पैसे स्पेंड कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर मैं डेली बेसिस के खर्चे कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स पर, फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर को बनाने के लिए मैं कुछ पार्ट्स उसके कीलें जैसे, है ना, पॉलिश, ये सारी चीज़ों पे एक्सपेंड कर रही हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं गुड्स पर कुछ भी स्पेंड करती हूँ तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर मैं किसी बिल्डिंग पर, मतलब ये क्या होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ परचेज करती हूँ जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ करूँगी मैं बिल्डिंग में, मान लो मेरा बिजनेस 10 ईयर्स के लिए है, तो बिल्डिंग लगभग मैं 10 ईयर यूज़ करूँगी, प्लांट में 10 ईयर, मशीनरी में 10 ईयर, उसके लिए मैं कुछ एक्सपेंसेस करती हूँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैं मान लो कोई भी ऐसा बिजनेस है, जैसे मैंने बोला ना, आप बिल्डिंग में सेटअप करूँगी तो बहुत सालों के लिए, फर्नीचर मैं क्या करूँगी, बिल्डिंग तो मैं डेली परचेज नहीं करूँगी ना, लेकिन फर्नीचर तो मुझे रोज़ ख़रीदना है और बेचना है, रीसेल करना है, कहीं और से उठाना है, आगे सेल कर देना है, या फिर कुछ पार्ट खुद बनाने हैं, कुछ पार्ट परचेज करने हैं और सेल कर देना है, जिसको मैं रीसेल के लिए अगर कोई भी चीज़ परचेज करती हूँ, क्या करती हूँ, परचेज, उस पर कोई खर्चा आता है तो दिस इज़ कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे डीपली पढ़ेंगे, जैसे देखो तुम्हारी बुक में मैं दिखाती हूँ, आप लोगों को बहुत ईजी से क्लियर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जो किसी फिक्स एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करता है। मान लो मैंने बिल्डिंग पर कोई भी खर्चा किया है, ठीक है, बिल्डिंग पर कोई खर्चा किया है तो फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदी और फर्नीचर, इन पे अगर मैं कोई भी चीज़ें स्पेंड करती हूँ, कितना भी पैसा मैं स्पेंड करती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं सच एक्सपेंडिचर यील्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका बेनिफिट बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। क्लियर हो गया, आ गया। सेकंड कह रहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कह रहा है एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है हमारा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसी के बीच बीच में अगर मैं जिसका बेनिफिट कर लेती हूँ, दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कह रहा है सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिस चीज़ को मैं बेच रही हूँ, मान लो किसी भी गुड्स को मैं सेल कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, या मैं किसी को सैलरी दे रही हूँ तो डेली बेसिस मंथली दूंगी, रेंट भी मुझे मंथली पे करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी मुझे मंथली पे करना है। लेकिन बिल्डिंग में मंथली नहीं खरीदूंगी, प्लांट में मंथली नहीं खरीदूंगी। आ रहे हो, आपको समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं ऐसी चीज़ों पर कोई एक्सपेंड करती हूँ, दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज सच
ऑल द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग एंड P&L है। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम क्या बनाएंगे ट्रेडिंग एंड P&L कि ये डेबिट साइड क्यों आता है, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। वो कहता है ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को तो नहीं बढ़ाता, जैसे ये तो बिल्डिंग की वजह से तो हम पैसे कमा पा रहे हैं क्योंकि बिजनेस ही सेटअप यहाँ होगा। कहते हैं ये अर्निंग कैपेसिटी को तो नहीं बढ़ाता लेकिन मेंटेनिंग करता है किसको, एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। अगर मैं सामने वाले को सैलरी नहीं दूंगी, अगर मैं बिल्डिंग का रेंट ही नहीं दूंगी तो कहाँ से मेरा बिजनेस सेटअप होगा। तो वो कहता है अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ये। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल लिख लो, क्या, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो मैं 2 लाख रुपीज़ का एड पर खर्च करना चाहती हूँ और उसको 4 ईयर्स यूज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आज ऐसा एक्सपेंसेस दे दूँ कि जिसका मुझे बेनिफिट 4 ईयर्स से हो। डेफर्ड रिवेन्यू का एक ही इकलौता एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो मैं क्या करूँगी, हर साल में 50,000 रुपीज़ अपने डिक्रीज़ करती जाऊंगी। हर साल अपने इनकम में से 50,000 रुपीज़ क्या करती जाऊंगी, P&L। अभी आपको यहाँ पर आगे देखेंगे P&L में मैं क्या एक्सपेंसेस साइड लिखती जाऊंगी। मतलब बस अभी मीनिंग याद रखो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो एडवर्टीजमेंट पे यूज़ होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आ रहा है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कहते हैं एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है आगम, मतलब जहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, अर्निंग है ना। कहते हैं अर्निंग को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है, जो मैं खर्च करती हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जैसे मान लो मशीनरी है, उसको मैं यूज़ करती हूँ और मेरी क्या होती है, जनरेट इनकम। लेकिन मशीनरी की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है, क्या कहते हैं उसे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट होती है ना मशीनरी। अगर डेप्रिसिएशन की वजह से मैं 1000 रुपीज़ हर साल या हर महीने खर्च कर रही हूँ तो वो क्या होंगे, मेरे एक्सपेंसेस। क्लियर है। सेम ऐसे ही डेटर मेरी क्या होती है, एसेट्स। डेटर से मेरे को इनकम होगी, इनकम जनरेट होगी। अगर डेटर्स में से कुछ ऐसे डेटर होते हैं जो मुझे पैसा नहीं देंगे, जो मेरे गंदे वाले हैं, बैड डेट्स हैं, है ना, पैसा नहीं देंगे, मुझे क्या हो जाएंगे, लॉस। तो वो यही कह रहा है कि जो रिवेन्यू को जनरेट होने के लिए, मतलब डेटर्स के मेरे को पैसे आने थे, लेकिन कुछ ऐसे डेटर हैं, मान लो मेरे डेटर हैं 10,000 के, लेकिन मुझे डाउट है 2,000 के डेटर्स मुझे पैसा नहीं देंगे, तो ये क्या हो गए, मेरे एक्सपेंसेस। क्लियर। उसके बाद है दिस इज 2 टाइप्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब है पहले से ही पेड, पहले से पेड, प्रीपेड। इसका मतलब है मैंने एक्सपेंसेस तो दे दिए, अब मुझे क्या करना है, उसका बेनिफिट उठाना है। मतलब मैंने पहले से ही एडवांस पैसे दे दिए, अब मुझे क्या होना है, अब उस सर्विसेज को मुझे यूज़ करना है, वो सर्विस अब मुझे मिलनी चाहिए। तो हमेशा इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरी क्या होती हैं, एसेट्स, क्योंकि मैं पहले से ही पैसे दे चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, उसे यूज़ करना है, कहीं ना कहीं सर्विसेज को अपने लिए यूज़ करना है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। आउटस्टैंडिंग मेरी क्या है, अभी तक बकाया है, मतलब अभी दिए नहीं हैं, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्रीपेड का मतलब जैसे एडवांस रेंट दे देते हो आप। प्रीपेड का एग्जांपल दे दूं पहले, एडवांस रेंट, आपने अपने मकान मालिक को पहले से ही 1 महीने का रेंट दे दिया, इसका मतलब अब आपको रेंट के सर्विसेज को यूज़ करना है, मतलब इसलिए हमेशा प्रीपेड क्या है, एसेट होता है। लेकिन आप रह तो लिए, लेकिन आपने क्या करा है, अब तक इस मंथ का रेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो आपकी लाइबिलिटी है कि आप रेंट दोगे, आपकी लाइबिलिटी है, आप रेंट दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी टेंशन है एक तरह से कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चे हैं जो नहीं दिए, और प्रीपेड जो एडवांस दे दिए हैं ये मेरी एसेट की तरह यूज़ होते हैं। क्लियर। उसके बाद है लॉसेस। लॉसेस में क्या कहता है वो, लॉसेस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड।
लॉसेस क्या है? एक्सेस है किसका? एक्सपेंसेस का, जब ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं ओवर इट्स रिवेन्यू। मतलब वो कह रहा है रिवेन्यू तो मेरे हो नहीं रहे, इनकम तो मुझे ज़्यादा मिल नहीं रही, लेकिन ज़्यादा एक्सेस बल्कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इनकम होनी थी, इसमें 8,000 की सिर्फ इनकम हो रही है और एक्सपेंसेस मेरे हो रहे हैं 10,000 की, तो 2,000 का मेरा क्या आ जाएगा? लॉस हो जाएगा। मुझे मिलने थे कितने? 8,000 रुपीज़, जबकि मुझे और एक्सपेंसेस उस पर खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस हो गए हैं मेरे 10,000 का। तो ये कहना चाहता है लॉस कब होगा? जब एक्सपेंसेस रिवेन्यू से ग्रेटर देन होंगे। एक्सपेंसेस रिवेन्यू मतलब मिलेगा जो पैसा उससे ग्रेटर देन होंगे, दिस इज कॉल्ड लॉस। इट डिक्रीज द ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स मतलब जिसने जो बिजनेस सेटअप करता है वो हमारा ऑनर होता है, और वो बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल, है ना। ऑनर जो लेके आता है बिजनेस को सेटल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। वो कहता है कि ये लॉसेस किसको कम कर देते हैं? ऑनर की कैपिटल को कम कर देते हैं या ऑनर की इक्विटी को कम कर देते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि कौन देगा अब? ये ऑनर देगा। मान लो 2,000 का लॉस हुआ था तो उनकी कैपिटल अगर 1 लाख थी तो 2,000 उसकी कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, अब कैपिटल 98,000 ही रह जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? 10 टर्म्स तक हो गई हैं, 1-2 टर्म्स करते रहेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर अपना कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आप यहाँ से बेसिक्स क्लियर करते रहोगे, आपको सिर्फ मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ से बेसिक क्लियर होते रहेंगे और उधर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कंटिन्यू रहेगी। तो 11th वालों का जो सिलेबस है ना बहुत अच्छे से चलता रहेगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, बस आप लोग क्या करें, थोड़ा सा समझें मीनिंग क्या होते हैं। सेकंड चैप्टर आपको 2 या 3 मार्क्स ही दिलाएगा, बट मीनिंग है ये कि आपको अगर पता ही नहीं है एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, आपको मीनिंग क्लियर करना है। ठीक है, और वो सम्स आने ही चाहिए, वो ईजी हैं। प्रैक्टिकल बहुत ईजी हैं, सिर्फ एक ये सेकंड चैप्टर है, बस उसका मीनिंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपके लिए न्यू है, लेकिन समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू।